हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। होप यू आर वेल एंड डूइंग ग्रेट। इस वीडियो में हम कवर करेंगे लेसन 10 ऑप्टिमिज्म एंड होप। ठीक है, दो टॉपिक हैं, क्वेश्चन पॉसिबल है यहाँ से बन जाए। अप्लाइड पॉजिटिव साइकोलॉजी हम कवर करा रहे हैं। इससे पहले हम सभी लेसन कवर कर चुके हैं। अगर आप देखना चाहते हैं डिस्क्रिप्शन में लिंक है, अदरवाइज आप इस प्लेलिस्ट को चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो ऑप्टिमिज्म एंड होप को समझने के लिए आपको थोड़ा कॉन्शियस रहना होगा, थोड़ा अवेयर रहना होगा, क्योंकि इनके बीच में छोटा सा डिफरेंस है जो आपको समझना है। ठीक है, मैं कोशिश करूंगा विद हेल्प ऑफ एग्जांपल मैं इन चीजों को इजी कर सकूं आपके लिए। तो चलिए शुरू करते हैं विदाउट एनी डिले। इससे प्रीवियस वीडियोस में जो हमने टॉपिक किया था ना, वो रेजिलियंस का था। ठीक है, और फिर था स्ट्रेंथ का इससे पहले। तो रेजिलियंस एंड स्ट्रेंथ, रेजिलियंस कैसे कनेक्ट करती है स्ट्रेंथ से, ये हमने सीखा। आज की जो टर्म है ऑप्टिमिज्म एंड होप, वो किससे कनेक्ट करती है? इमोशन से। कैसे इमोशन से भाई? पॉजिटिव इमोशन से। तो अगर आप थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे ना, तो आपको ये लगेगा यार अच्छा, ऑप्टिमिज्म ऑप्टिमिस्टिक रहना हमने सुना है, होप उम्मीद रखना, ये दोनों इमोशन है हमारे, कैसा हम फील करते हैं। ठीक है, तो इसको समझते हैं एग्जाम्पल से। एग्जाम्पल से पहले मैं छोटी सी आपको बातें बताता हूँ। देखिए, ऑप्टिमिज्म के लिए ना आपने कभी मूवी में कभी टर्म सुनी होगी कि यार तुम्हें ना थोड़ा ऑप्टिमिस्टिक रहना चाहिए, इस तरह का सुना है ना। चलो एग्जाम्पल लेते फिर समझते हैं। आरव है हमारे पास और रुचि है। ठीक है, अब दोनों ने क्या किया? इंटरव्यू दिया। पहला इंटरव्यू किसी भी ऑर्गेनाइजेशन, स्कूल, हॉस्पिटल, जहां भी आप कंसीडर करना चाहें कर सकते हैं, फर्स्ट इंटरव्यू। और दोनों का ही इंटरव्यू कैसा गया भाई? बिल्कुल खराब गया, बिल्कुल दुखी हैं दोनों, सैड सैड फील कर रहे हैं भाई, पहला इंटरव्यू कैसा होगा, है ना। लेकिन यहाँ पर जो सोचने और देखने और समझने वाली बात है वो ये बात है भाई, आरव को ना क्वेश्चन मार्क लगा अपने ही ऊपर कि अब मैं क्या करूंगा, मेरी लाइफ वेस्ट हो गई है, अब कैसे क्या चलेगा, मेरा पहला ही इंटरव्यू इतना खराब गया कि अब मैं आगे कुछ कर ही नहीं सकता, मेरे हाथ में ही क्या है। तो ऐसे ऐसे थॉट है जो आरव के माइंड में आने लगे, जिसे हम नेगेटिव थॉट की थॉट हम से डिनोट कर सकते हैं। ठीक है, अब रुचि क्या कहती है भाई? चलो इट्स ओके। क्या कहती है? इट्स ओके। पहला था जैसा था, कोई बात नहीं, जैसा भी गया। लेकिन यहाँ पर 26 स्कूल्स और हैं या 46 हॉस्पिटल्स और हैं जहाँ पे मैं और इंटरव्यू दे सकती हूँ। और एक और अच्छी बात मुझे रुचि की लगी, उसने कहा कि यहाँ से ना जो हमसे क्वेश्चन पूछे गए स्ट्रेंथ से, वीकनेस से, इंटरेस्ट से, पैशन से, इन सभी टॉपिक से रिलेटेड है जो क्वेश्चन पूछे गए। अगर हम ये इंटरव्यू ना देते तो क्या हम इन क्वेश्चंस के बारे में पता लगा पाते? नहीं। रुचि ने ऐसा सोचना शुरू किया। तो यहाँ पर रुचि कर क्या रही है? अभी आप शुरू हो जाइए लेसन। अभी अगर अभी तक आपने एग्जाम्पल पे ध्यान नहीं दिया तो अब देना शुरू कर दीजिए। तो रुचि ने यहाँ पर क्या किया? एक था पॉइंट नेगेटिव और एक था पॉइंट पॉजिटिव। तो भाई जो रुचि का जो ध्यान था ना वो यहाँ है, रुचि ने यहाँ फोकस किया पॉजिटिव एंड पे। लेकिन आरव ने क्या किया? नेगेटिव एंड पे फोकस किया। और रुचि ने पॉजिटिव एस्पेक्ट ऑफ लाइफ को ऑब्जर्व किया। दैट्स व्हाई वी कैन से दैट रुचि इज ऑप्टिमिस्टिक इन नेचर। अंडरस्टैंड? तो अब यहाँ पर आप समझ पा रहे हैं ऑप्टिमिज्म क्या है। रुचि ने आरव को क्या कहा कि अरे यार अपने थोड़ा दिमाग को बदलो यार, अपना एटीट्यूड चेंज करो, ये क्या सोच रहे हो तुम नेगेटिव नेगेटिव, अभी इतने सारे स्कूल्स पेंडिंग है, हम सभी में जाएंगे ना फिर इंटरव्यू देने के लिए, और जो सा बेटर स्कूल है हम उसमें जॉब मिलेगी हमें। समझ पा रहे हैं रुचि ने क्या कहा? तो ऑप्टिमिज्म को क्या कहते हैं भाई? मेंटल एटीट्यूड। आरव को जरूरत है कि अपने मेंटल एटीट्यूड को चेंज करे। एटीट्यूड को समझते होगे, ABC, कॉग्निशन, इफेक्टिव एंड बिहेवियर, इन सभी चीजों को बदलिए। कैरेक्टराइज बाय पॉजिटिव आउटलुक। अब यहां पर इस टर्म पे फोकस किया जाएगा, पॉजिटिव आउटलुक, यही मेन डिफरेंस है इसमें होप और ऑप्टिमिज्म में। ठीक है, पॉजिटिव आउटलुक कि आपका नजरिया है ना जो, वो पॉजिटिव चीजों को ऑब्जर्व करने में लगा रहा है। समझ रहे हैं कि आपका जो सारा का सारा फोकस है वो पॉजिटिव चीजों पर है। ये ऑप्टिमिज्म है, आपका देखने का नजरिया। ठीक है, और अगर हम बात करें भाई होप में क्या होगा? होप में आपको देखने को मिलेगा एक्सपेक्टेशन एंड डिजायर। ठीक है, ये दो टर्म,
इनको भी डिस्कस करेंगे, लेकिन अभी हम होप को पढ़ते हैं। तो आगे क्या कहती है थियरी, जो पीपल ऑप्टिमिस्टिक होते हैं ना, उनका सारा ध्यान, या हम ये कहें फोकस पॉजिटिव एस्पेक्ट ऑफ सिचुएशन, एंटिसिपेट सक्सेस, मेंटेन होप इवन इन द चैलेंजिंग एंड डिफिकल्ट सर्कमस्टांसेस। समझ गए अब बात, आप समझ रहे हैं ना। कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हम बता सकते हैं यहाँ पर जो ऑप्टिमिस्टिक पर्सन है। फोकस ऑन द ब्राइट साइड ऑफ थिंग, यहाँ पर एग्जांपल भी ग्लास एज अ हाफ फुल, है ना। ये एग्जांपल आप लोगों ने सुना होगा कि गिलास में पानी डाल दीजिए, वो भी आधा गिलास आप उसको रखिए और फिर आप लोगों से पूछिए। तो कुछ कुछ लोग ऐसे होंगे जो ये कहेंगे कि भी यार ये तो खाली गिलास है, पूरा क्यों नहीं भरा। लेकिन कुछ ऐसे भी होंगे जो कहेंगे भाई अच्छा आधे गिलास में तो पानी है ही, तो क्यों ना हम इसको ही पी लें। तो ये डिपेंड करता है उनका विजन कैसा है, वो कैसे उस कंडीशन को परसीव करते हैं। समझ पा रहे हैं। एक और अच्छा एग्जांपल मैं आपको देने की कोशिश करता हूँ, होपफुली आप इसको रिलेट कर पाएंगे। हमारे यहाँ पर एक बार ना एक लड़के का एक्सीडेंट हो गया था। उस एक्सीडेंट के दौरान उसके यहाँ हाथ पे और कमर के पास है जो कुछ ज्यादा ही ब्लीडिंग हो रही थी और काफी चोट लग गई थी। अब उसके जो पेरेंट्स ने देखा, उनको तो ऐसा लगने लगा यार हमारा बच्चा तो गया, बस खत्म हो गया आज तो, अब क्या होगा, हमारे बच्चे को तो यार इतनी सारी चोट लगी। लेकिन वहां पर एक बुजुर्ग व्यक्ति थे, उन्होंने कहा कि यार शुक्र है कि इतनी सी चोट में ही हम बच गए हैं, हो सकता था पीछे से कोई ट्रैफिक आ रहा हो, क्योंकि ऑन रोड यार जब कई बार ऐसे एक्सीडेंट्स होते हैं कि बंदा गिरने से नहीं मरता, बल्कि पीछे से कोई ट्रैफिक आता है वो उसको कुचल के चला जाता है, तब उसकी डेथ हो जाती है। तो समझ पा रहे हैं पॉजिटिव चीजें, उनका जो माइंड है वो डेविएट करने की कोशिश करता है कि इतने में ही सब्र करो, ठीक है बच गए हम। समझ पा रहे। तो ऑप्टिमिज्म मैं सिर्फ एग्जांपल देने की कोशिश कर रहा हूं ताकि आप समझ पाए। बिलीव इन देयर एबिलिटी टू सक्सेस, अभी यहाँ पर रुचि को क्या है, अपने एबिलिटीज पे बिलीव है कि यस हम कोई नई या बढ़िया जॉब या कोई अच्छी कंपनी में जॉब हम ले पाएंगे। एक्सपेक्टेड गुड थिंग्स टू हैपन, उनको लगता है कि अल्टीमेटली हमारे साथ क्या होगा, अच्छा ही होगा। समझ पा रहे हैं। तो ये ऑप्टिमिज्म है। कुछ टाइप्स हैं ऑप्टिमिज्म के जिनको हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहले डिस्पोजिशनल ऑप्टिमिज्म, जिसमें रुचि का एग्जांपल बिल्कुल फिट बैठता है। अब रुचि को किसी ने समझाया है, ये भी हम देखेंगे। भाई सारा है, इसको आप रुचि कर लीजिए, ठीक है। अगर आपको सारा नाम अच्छा लगता है आप सारा रखिए। नेचुरली ऑप्टिमिस्टिक पर्सन, इवन आफ्टर फेसिंग ए जॉब रिजेक्शन शी विल फाइंड एन इवन बेटर अपॉर्चुनिटी सून। उसको उम्मीद है, मिली नहीं है, उसको ऐसा लगता है कि हाँ मुझे इससे बेहतर जॉब अपॉर्चुनिटी जरूर मिल जाएगी। उसने अपनी लाइफ के नेगेटिव एस्पेक्ट को छोड़कर पॉजिटिव पर ध्यान दिया। इस पोजिशनल ऑप्टिमिज्म का मीन्स जहां पर पर्सन में नेचुरल टेंडेंसी होती है जनरली एक्सपेक्टेड गुड थिंग्स टू हैपन इन देयर लाइफ, उन चीजों पर फोकस करने की जो लाइफ में पॉजिटिव हो रही है वहां पर, तो उसको कहेंगे डिस्पोजिशनल ऑप्टिमिज्म। नेक्स्ट जो आता है लर्न ऑप्टिमिज्म, आप ये कह सकते हैं कि दिया में तो था भाई, रुचि में डिस्पोजिशनल ऑप्टिमिज्म था। लेकिन जब रुचि ने आरव को कहा कि अरे यार प्लीज चेंज योर एटीट्यूड, व्हाट आर यू डूइंग, व्हाट आर यू थिंकिंग, समझ रहे हैं। तो उस दौरान आरव ने क्या कहा कि यार रुचि देखो, लड़की ऐसा कंसीडर होता है, लड़कों के दिमाग में क्या होता है, लड़की होने के बावजूद भी इतना पॉजिटिव कैसे है। तो आरव ने भी उसे सीखना शुरू कर दिया। समझ पा रहे हैं। उन एडवर्स कंडीशंस में, उन चैलेंजिंग ड्यूरिंग फेसिंग दैट चैलेंजेस, तो वो सीख रहा है किससे, रुचि से। तो लर्न ऑप्टिमिज्म इज द आइडिया दैट पीपल कैन लर्न टू सी द पॉजिटिव साइड ऑफ थिंग इन लाइफ, कि हम दूसरों को ऑब्जर्व करके या अपने पास्ट एक्सपीरियंस के ऊपर फोकस करके ऐसा देख सकते हैं, समझ सकते हैं, सीख सकते हैं कि कैसे हम अपनी लाइफ के पॉजिटिव एस्पेक्ट को भी नजरअंदाज ना करें। समझ पा रहे हैं। उस ऑप्टिमिज्म को कहेंगे हम लर्न ऑप्टिमिज्म। समझ रहे हैं। अब ये जो लर्न ऑप्टिमिज्म है ना, बिल्कुल अपोजिट है किसके कॉन्सेप्ट से, हेल्पलेसनेस के कॉन्सेप्ट से। अब लर्न ऑप्टिमिज्म का जो कॉन्सेप्ट है ये भी मार्टिन सेलिगमैन ने दिया, और हेल्पलेसनेस का कॉन्सेप्ट भी मार्टिन सेलिगमैन ने दिया। हेल्पलेसनेस क्या कहती है, जब हेल्पलेसनेस का मतलब है भाई आरव। अब कैसे आरव, आप लोगों ने देखा कि एक इंटरव्यू देने के बाद या फिर आरव को छोड़िए किसी और को पकड़ते हैं भाई, है ना। तो कोई पर्सन है, उसने 10-15 कंपनीज में इंटरव्यू दिए और आखिरकार उसने लगा यार मुझे नौकरी मिल ही नहीं सकती, आई थिंक आई एम नॉट कैपेबल फॉर ए स्पेसिफिक जॉब। सो उसने गिव अप किया, है ना। तो वो कर क्या रहा है, उसने गिव अप कर दिया, दैट मीन्स वो अभी हेल्पलेस फील कर रहा है।
हम ऐसा कह सकते हैं when they perceive a lack of control over their circumstances, जब उनको लगे कि अब मेरे circumstances पर कोई भी कंट्रोल नहीं है, अब उसने उम्मीद छोड़ दी कि मैं अपने एडवर्स कंडीशन से फाइट कर पाऊंगा। नेक्स्ट वन इज द अनरियलिस्टिक ऑप्टिमिज्म। ये सबसे खतरनाक है भाई। लर्न तो आप ठीक है सीख जाते, डिस्पोजिशनल भी ठीक है। अनरियलिस्टिक ऑप्टिमिज्म क्या होता है? ओवर एस्टिमेट करना। क्या करना? ओवर एस्टिमेट likelihood of positive event happening to oneself and underestimate the likelihood of negative event। अब आप ऐसा सोचते हैं तो जो मुझे मिलेगी ना वो ही बेहतर जो मिलेगी और मुझे ही मिलेगी। समझ पा रहे हैं कि आप नेगेटिव इवेंट्स को नजरअंदाज कर रहे हैं, नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस को, क्योंकि ऑप्टिमिज्म का ये मतलब बिल्कुल नहीं है कि हम जो पोटेंशियल कॉन्सिक्वेंसेस है, नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस, उनको नजरअंदाज करते। समझ पा रहे हैं? ऑप्टिमिज्म में हम क्या करते हैं? पॉजिटिव एस्पेक्ट को देखते हैं लेकिन विद रिस्पेक्ट टू नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस। समझ रहे हैं? लेकिन ओवर एस्टिमेट करना अनरियलिस्टिक ऑप्टिमिज्म। समझ पा रहे हैं आप? तो कैरेक्टरिस्टिक्स ओवर एस्टिमेशन ऑफ पॉजिटिव आउटकम। देखिए, पीपल विद अनरियलिस्टिक ऑप्टिमिज्म टेंड टू बिलीव दे आर मोर लाइकली टू देन अदर्स टू एक्सपीरियंस गुड थिंग। उनको लगता है कि यार हम में ना ज्यादा कैपेबिलिटी है कि हम अच्छी चीजों को ज्यादा एक्सपीरियंस कर सकते हैं एज कंपैरिजन टू अदर्स। ऐसा होता है, ऐसा होता है भाई। कोई व्यक्ति आपको ऐसे देखने को मिलेंगे, कई सारे पर्सन, लड़के लड़कियां, कोई भी आपको देखने को मिल जाएगा जो ओवर ऑप्टिमिस्टिक पर्सन होगा। ठीक है, उनको लगता है कि अच्छी चीजों का ना हमें ही ज्यादा अनुभव होने वाला है। ठीक है, लाइक जैसे कि प्रमोशन होगा या मेरे हेल्थ को कुछ हो ही नहीं सकता, अवॉइडिंग एक्सीडेंट्स। समझ पा रहे हैं? अंडर एस्टिमेशन ऑफ नेगेटिव आउटकम। अब यहां पर क्या था? ओवर एस्टिमेशन, पॉजिटिव आउटकम को आप ओवर एस्टिमेट कर रहे हैं और नेगेटिव आउटकम को आप अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं, नजरअंदाज कर रहे हैं। समझ रहे हैं कि आपके साथ कुछ बुरा होगा ही नहीं, आपकी नौकरी जा ही नहीं सकती। क्या? कंपैरिजन विद अदर। जब आप दूसरों के साथ कंपेयर कर रहे हैं तो अपने फेवर में ज्यादा पॉजिटिव आउटकम्स की पॉसिबिलिटी आप अपने माइंड में सोच रहे हैं। तो ये सभी क्या है? ओवर एस्टिमेशन पीपल के, ओवर अनरियलिस्टिक ऑप्टिमिस्टिक पर्सन के, या हम कह सकते हैं अनरियलिस्टिक ऑप्टिमिज्म के कैरेक्टरिस्टिक्स है जो आप किसी में देख सकते हैं। ठीक है, अब आपको होपफुली ऑप्टिमिज्म समझ में आ गया होगा, डिस ऑप्टिमिज्म समझ में आ गया होगा, डिस्पोजिशनल और लर्न ऑप्टिमिज्म समझ में आ गया होगा। अब हम बात करते हैं डेवलपमेंट ऑफ ऑप्टिमिज्म। कहाँ से डेवलप होता है ऑप्टिमिज्म? क्या आप अपने अंदर डेवलप कर सकते हैं? ये तो आपको अभी तक पता चल गया होगा भाई कि लर्न एक्टिविटीज हैं या लर्न फिनोमिना है, तो इसको हम सीख सकते हैं। तो आज से ही हम ट्राई कर सकते हैं, लेकिन ओवर द नाइट यू कांट डू इट। ओके, तो डेवलपमेंट ऑफ ऑप्टिमिज्म की बात करते हैं। कुछ स्टडीज कहती हैं कि भाई प्री डिस्पोजिशन जीन्स में ही हमें, जो जैसे कि नेचुरल डिस्पोजिशन अभी मैंने बताया, तो वो जेनेटिक का है कि कुछ बच्चों में, कुछ पेरेंट्स में, कुछ लोगों में जन्मजात ही पॉजिटिव चीजों पर फोकस करने की कैपेबिलिटी होती है। वहां पर आप एनवायरमेंटल फैक्टर्स को नजरअंदाज नहीं कर सकते। कीप इन योर माइंड। ठीक है, तो जेनेटिक आपको समझ आए कि जेनेटिक भी एक रीजन हो सकता है कि कोई पर्सन ऑप्टिमिस्टिक कितना है। नेक्स्ट, चाइल्डहुड एक्सपीरियंस। अब आप मुझे ये बताइए, जेनेटिक हुआ, चाइल्डहुड हुआ, कॉग्निटिव प्रोसेस कुछ भी हुआ, हमने क्या कहा कि जो ऑप्टिमिज्म है ना, ऑप्टिमिज्म क्या है भाई? पॉजिटिव इमोशन है। ऐसा हमने कहा, पॉजिटिव इमोशन। तो पॉजिटिव इमोशन कैसे क्रिएट होता है? जब हमारा एनवायरनमेंट पॉजिटिव है या हमारे एनवायरनमेंट में हमें प्रॉपर सपोर्ट मिला है, ऐसा होता है ना, तभी तो हम पॉजिटिव रहेंगे। अगर हमारे एनवायरनमेंट में नेगेटिव ही नेगेटिव है तो हमें कोई ना कोई ऐसा पर्सन देखना होगा, ऑब्जर्व, लर्न ऑप्टिमिज्म के अकॉर्डिंग, कि हम किसी ऐसे पर्सन को देख रहे हैं जो उसके लाइफ चैलेंजेस में, उसके सेटबैक्स के टाइम वो फेस कर रहा है उन चैलेंजेस को, और ऑप्टिमिस्टिक नेचर शो कर रहा है। तभी कहीं ना कहीं आप देख पा रहे हैं पॉजिटिवनेस वहां पर होना जरूरी है। अगर वो नहीं है तो आप ऑप्टिमिस्टिक नहीं हो सकते। सो अर्ली नर्चरिंग एनवायरनमेंट पहला पॉइंट आता है, जो चाइल्डहुड एक्सपीरियंस में 3 पॉइंट है। ठीक है, अर्ली नर्चरिंग एनवायरनमेंट क्या कहता है? सपोर्टिव, लविंग एनवायरनमेंट, पॉजिटिव रोल्स, ये सभी क्या करते हैं? हमें सिक्योरिटी, ट्रस्ट प्रोवाइड कर सकते हैं। और हमें कहीं ना कहीं सिक्योरिटी, ट्रस्ट, ये फाउंडेशन है, नींव है हमारे ऑप्टिमिज्म की।
कि हाँ अल्टीमेटली हमारे साथ अच्छा होगा, या हम कह पाते हैं कि हाँ हमने ना पॉजिटिव एस्पेक्ट के, जो लाइफ की पॉजिटिव एस्पेक्ट पर हमने फोकस किया। कोपिंग स्किल डेवलपमेंट, कोपिंग स्किल डेवलपमेंट क्या कहती है? जब आप कोपिंग स्किल्स क्या होती है, आप चैलेंजेस से फेस कर रहे हैं, कुछ टेक्निक्स वहां से निकाल रहे हैं और वहां से आप निकाल के उन प्रॉब्लम्स को सोल्व कर पा रहे हैं, उन कॉन्फ्लिक्ट को रिजोल्व कर पा रहे हैं, तो इसका मतलब वहां पर क्या होगा कि हाँ आपके अंदर कैपेबिलिटी अराइज होगी, आप कहेंगे कि हाँ मेरे में कुछ है, दम मेरे में है ना। तो वो क्या है? ऑप्टिमिस्टिक होना। लर्निंग हेल्दी कोपिंग मैकेनिज्म अर्ली ऑन हेल्प इंडिविजुअल नेविगेट चैलेंज सेटबैक इफेक्टिवली, जिससे कि हेल्पलेसनेस की फीलिंग आपके अंदर से खत्म होती चली जाएगी या कम हो जाएगी। और हेल्पलेसनेस का जस्ट अपोजिट कॉन्सेप्ट क्या है? ऑप्टिमिज्म। समझ पा रहे हैं? नेक्स्ट आता है पॉजिटिव रिइंफोर्समेंट। आप लोगों ने देखा होगा कि रिइंफोर्समेंट किसी के भी बिहेवियर को चेंज कर सकता है ना, हमने पढ़ा था। तो यहाँ पर भी हम ऐसा क्यों ना करें, आपने अपने बच्चों को पॉजिटिव रिइंफोर्स कीजिए। रिइंफोर्स जब हम उनको करेंगे, जब वो पॉजिटिव एस्पेक्ट को लाइफ में देख रहे हैं और हम उनको रिइंफोर्स करें, तो इसका मतलब क्या होगा? वो और भी ज्यादा उन एक्टिविटीज में इन्वॉल्व होंगे। नेक्स्ट वन इज द कोग्निटिव प्रोसेस। कोग्निटिव प्रोसेस आपको पता चल गया होगा, हमारी इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग से कहीं ना कहीं जुड़े हुए हैं। तो हम कह सकते हैं एट्रीब्यूशन स्टाइल। आप कैसे, आपका एट्रीब्यूट कैसा है? तो सर ये देखते हैं क्या कहता है। एट्रीब्यूट टू पॉजिटिव इवेंट टू इंटरनल स्टेबल कंट्रोलेबल फैक्टर्स। जैसे कि फॉर एग्जांपल आपने एट्रीब्यूशन थियरी में अगर अभी तक पढ़ा हो, तो क्या होता है वहां पर, आपने सक्सेस इसलिए हासिल की क्योंकि आपने मेहनत की, तभी तो आपको सक्सेस मिली। लेकिन आप अगर एनवायरमेंटल फैक्टर पर वहां पर जो ब्लेम कर रहे हैं कि नहीं यार एग्जाम अच्छा नहीं था, या टीचर ने मेरे साथ फेवर नहीं किया, उनको चीटिंग नहीं मुझे करने दी, तो आप क्या कर रहे हैं वहां पर? एक्सटर्नल फैक्टर पर फोकस करें। तो आपके सोचने का तरीका भी ऑप्टिमिज्म को अफेक्ट करता है। अगर आपका हेल्दी वे ऑफ थिंकिंग प्रोसेस है, तो आप ऑप्टिमिस्टिक नेचर है जो शो करेंगे। नेक्स्ट आता है सोशल लर्निंग। जैसा कि मैंने बताया, ऑब्जर्वेशनल लर्निंग, सोशल इंटरेक्शन, कैसे आप इंटरेक्ट करते हैं, दूसरों को ऑब्जर्व करते हैं, एक कैसे पॉजिटिव एनवायरनमेंट वो क्रिएट करते हैं, या अपने सेटबैक से कैसे बाहर निकलते हैं, हम ये कह सकते हैं ऑब्जर्वेशनल लर्निंग। लाइफ एक्सपीरियंस, हम खुद के लाइफ एक्सपीरियंस से और औरों के लाइफ एक्सपीरियंस से समझ पा रहे हैं। ओवरकमिंग चैलेंज, जहां पर आता है हमारा पॉइंट ओवरकमिंग चैलेंज। अब मान लीजिए कोई भी पर्टिकुलर आपने क्या किया, कोपिंग स्किल या मैकेनिज्म आपने अप्लाई किया और एक लाइफ के चैलेंज से आप निकल के आ गए, तो आपको क्या लगेगा कि हाँ मैंने बताया भी, आप समझ पा रहे, तो आपको वहां पे सेल्फ कॉन्फिडेंस होगा, रेजिलियंस बिल्ड होगा। और ये सभी क्या करती है? कंट्रीब्यूट करते हैं हमारे ऑप्टिमिस्टिक नेचर पे। ठीक है, अब आपको समझ आ गया भाई ऑप्टिमिज्म कैसे डेवलप होता है, ये तो मुझे आ गया, मुझे लगता है कि आपको समझ में आ गया होगा। अब हम बात करते हैं बेनिफिट्स ऑफ ऑप्टिमिज्म की। इनको मैं अभी आपको, अगर कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा ना, इनको आपको सिर्फ मैं हेडलाइन बता रहा हूँ, ठीक है। इंडिविजुअल बेनिफिट क्या होगा भाई? फिजिकल हेल्थ, मेंटल हेल्थ दोनों बेटर होंगे जब आप पॉजिटिव चीजों पर ही फोकस कर रहे हैं। रेजिलियंस वहां पर इंक्रीज होगा। रेजिलियंस समझते हैं अभी आपके अंदर वो एबिलिटी, वो स्ट्रेंथ, ठीक है। कोपिंग स्किल एनहांस होगी, क्योंकि आप कोपिंग मैकेनिज्म का यूज करके क्या कर रहे हैं? चैलेंजेस को फेस कर रहे हैं। मोटिवेशन अचीवमेंट्स, अब क्या है ना, रुचि ने देखा, रुचि को देखा पॉजिटिव, अब वो किसके लिए मोटिव है कि नेक्स्ट जॉब में कैसे इंटरव्यू मुझे देना है, तो मोटिवेशन है कहीं ना कहीं। और कहीं ना कहीं वो अल्टीमेटली वो जॉब उसको मिल जाएगी, दैट इज अचीवमेंट। ओके, स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप, रिलेशनशिप में भी ऑप्टिमिस्टिक है जो हमें ऑप्टिमिज्म हमारी हेल्प करता है। ठीक है, तो ये कुछ बेनिफिट थे, आप इनको पढ़िएगा, ठीक है, वीडियो को रोक के पढ़ लीजिए, फिर आपको समझ आएगा। अदरवाइज मैं इनको भी आपको समझाऊंगा तो वीडियो काफी लंबी होगी, क्योंकि अभी होप में भी सेम कॉन्सेप्ट्स हैं। ठीक है, अब सोशल बेनिफिट्स की बात करते हैं, तो वेलबींग वहां पर ओवरऑल ग्रेट, सोशल कोहेसिवनेस वहां पर इंक्रीज होगी। इकोनॉमिक ग्रोथ, क्योंकि आप प्रोडक्टिव इनोवेटिव हो जाएंगे जब आपके अंदर ऑप्टिमिस्टिक नेचर होगा। समझ रहे हैं कैसे इकोनॉमिक ग्रोथ बढ़ेगी? ठीक है, तो ये थे हमारे बेनिफिट्स। एग्जाम में डायरेक्ट आपसे बेनिफिट्स भी पूछ सकते हैं और आपको डेवलपमेंट कैसे होती है ये भी पूछ सकते हैं। आता है हमारे पास रिस्क एसोसिएटेड विद ऑप्टिमिज्म। कौन कौन से रिस्क हैं जो ऑप्टिमिज्म से जुड़े हुए हैं, उनको समझने से पहले मैं एक एग्जांपल देने की कोशिश करता हूँ, जिससे ना आपको बिल्कुल क्लैरिफिकेशन हो जाएगा। अच्छा अच्छा, ऐसे रिस्क होते हैं और इनसे हमें बचना चाहिए अगर आप ऑप्टिमिस्टिक पर्सन है तो। ठीक है, शेयर मार्केट का एग्जाम्पल लेंगे आप, ठीक है।
क्या होता है शेयर मार्केट में, आप सभी को पता है कि आजकल ना सभी, हर एक बच्चा, मुझे लगता है आप में से भी काफी बंदे ऐसे होंगे जो भी शेयर मार्केट में पैसा इन्वेस्ट करते हैं, ठीक है। अभी पहले इसको गैम्बलिंग कहा जाता था, लेकिन अब इसको प्रॉपर हर कोई कहता है कि मैं ना ट्रेडर हूँ, कहा जाता है ना ट्रेडर हूँ। तो चलिए मैं एक छोटी सी स्टोरी सुनाता हूँ आपको, सारे के सारे पॉइंट्स है जो क्लियर हो जाएंगे। क्या है, शेयर मार्केट में आपको बाय करना होता है कोई प्रोडक्ट। मान लीजिए आपने 10 रुपए पे बाय कर लिया, और फिर आपको वो सेल करना है प्रॉफिट कमाने के लिए 50 रुपए पे, 20 रुपए पे, या फिर हम कहें 30 रुपए पे, एज यू विश, आप कैसे भी इसको सेल कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे मुद्दा ये है भाई, बाय सेल ठीक है, आप लोगों ने ना पैसे लगा दिए यहाँ पर 10 रुपए, ठीक है, खरीद लिया आपने सामान। अब आप ये सोच रहे हैं, आपके अंदर ना ऑप्टिमिस्टिक है आप, सीधी बात है, तो आप क्या कहेंगे कि यार 50 तो जाएगा ही जाएगा, ठीक है, चलो कोई बात नहीं भाई, चला जाएगा, ठीक है। एक दो बार चला भी जाता है, आपने थोड़ा सा अर्निंग किया है, अब आप फिर लगा रहे हैं, ठीक है। तो आपने आज फिर से सोचा कि भाई 50 जाएगा ये, फिर 50 जाने के बाद मैं इसको सेल कर दूंगा, और जैसे ही इसने मैंने सेल किया तो हमारे पास 40 रुपीज है जो हमारा बेनिफिट आ जाएगा, ठीक है। लेकिन एक टर्म यहाँ पर होती है भाई, स्टॉप लॉस, ठीक है। स्टॉप लॉस क्या होता है मैं पहले बता देता हूँ आपको। मान लीजिए कहीं न्यूज आ जाती है एक्सटर्नल फैक्टर्स की वजह से कि भाई इस कंट्री में ना वॉर शुरू हो गया, तो सडनली क्या होता है, शेयर मार्केट पे अफेक्ट होता है, और अफेक्ट होने से डाउनफॉल आपको देखने को मिलता है। उस डाउनफॉल में क्या होता है, मार्केट डाउन नीचे आ जाती है या कहीं गिर जाती है, ठीक है। अब जो आपने 10 रुपए में शेयर खरीदा था ना, वो हो सकता है 5 रुपए में आ जाए, और हो सकता है जीरो भी हो जाए, कॉल या पुट, अगर हम ऑप्शन की बात करें, ठीक है। मान लीजिए आप, ठीक है, अजम्पशन है ये, जीरो हो जाए, तो आप अगर स्टॉप लॉस लगा देते हैं, मान लीजिए आपने 7 रुपए पे लॉस स्टॉप लॉस लगा दिया, जैसे ही उसका प्राइस 7 रुपए आएगा तो वो ऑटोमेटिकली सेल हो जाएगा। मीन्स यहाँ पर ये है, आपको नुकसान होगा 3 रुपए का, लेकिन 10 रुपए का नुकसान नहीं होगा। इतना आपको अगर समझ आ जाते तो मैं आपको इनको रिलेट करता हूँ इन टर्म से। पुअर डिसीजन मेकिंग में जो मेन हेडिंग है उसमें आता है पहला, अंडर एस्टिमेटिंग रिस्क। रिस्क को आप अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं। जो एक्सट्रीम ऑप्टिमिस्टिक पर्सन होते हैं ना, वो क्या कर देते हैं, अंडर एस्टिमेट द नेगेटिव आउटकम्स। जो नेगेटिव आउटकम वहां पर हो सकते हैं उन पर फोकस नहीं करते, कि हाँ न्यूज आ गई है, हो सकता है मार्केट नीचे होगी, तो मैं यहां से निकल लूं, मैं अपने 10 रुपए को जितने पे भी वो बिक रहा है मैं बेच के यहां से निकलूं, जितना पैसा मुझे मिल रहा है निकालूं, ठीक है। वो ऐसा नहीं सोचते, जो भी कंसीडरिंग पोटेंशियल कॉन्सिक्वेंसेस, नेगेटिव आउटकम जो होते हैं उन पर फोकस नहीं करते। और इसी वजह से कि मैं हर बार प्रॉफिट कमाता हूं, यहाँ से प्रॉफिट मुझे होता है मार्केट से, दैट्स वाई मैं इसमें इन्वेस्ट कर रहा हूं, और आज भी मुझे होगा ये जरूरी नहीं है। सो अंडर एस्टिमेटिंग रिस्क, जिससे कि पुअर डिसीजन मेकिंग यहाँ पर आपको देखने को मिलता है, ठीक है। अदर एग्जांपल्स भी, जैसे कि यहाँ पर फाइनेंशियल चॉइस, हेल्थ बिहेवियर, इवन पर्सनल सेफ्टी। एक और एग्जांपल मैं आपको दे सकता हूँ कि मैंने आज आइसक्रीम खाई, ठंड का मौसम है भाई, लेकिन मैं बीमार नहीं होऊंगा, लेकिन फिर भी आप खाते जा रहे हैं, खाते जा रहे हैं, और आप 20 पैकेट आइसक्रीम के खा गए, तो आप ऑब्वियस से बीमार हो जाओगे भाई, ठीक है। नेक्स्ट वन इज इग्नोरिंग इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन। भाई न्यूज आ गई है कि यूक्रेन में भाई लड़ाई शुरू हो गई है, और फिर भी आप, पहली बार जब यूक्रेन में हुआ ना युद्ध, तो उस दौरान मार्केट डाउनफॉल गया, ठीक है। तो हम इंफॉर्मेशन को इग्नोर कर रहे हैं, समझ पा रहे हैं, नेगेटिव आउटकम्स को हम देखना ही नहीं चाहते, हम इग्नोर, नहीं नहीं बाबा मैं तो प्रॉफिट ही करके जाऊंगा मार्केट से, मैं नुकसान तो होता ही नहीं मेरा। तो इतना ऑप्टिमिस्टिक भी होना जरूरी नहीं है। नेक्स्ट वन इज अ डिलेड प्रिपरेशन। डिलेड प्रिपरेशन क्या कहते हैं, अब मैंने यहां पर क्या कहा, अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन इज अ सब हेडिंग। अब मैंने यहां पर कहा भाई मैंने 10 रुपए का खरीदा है ना, तो ये 50 तो जाएगा ही जाएगा, है ना। 50 जाएगा का मतलब क्या है भाई, मुझे 40 रुपए का प्रॉफिट होगा, ठीक है। लेकिन आपने क्या नहीं किया, स्टॉप लॉस नहीं लगाया, सडनली बाहर से न्यूज आती है युद्ध चल पड़ा भाई, और मार्केट नीचे, आपका नुकसान पक्का। अगर आप स्टॉप लॉस लगा लेते हैं, पहले से ही तैयारी कर लेते हैं कि मैं लॉस नहीं करूंगा, तो आप बच जाएंगे। लेकिन ड्यू टू एक्सेसिव ऑप्टिमिस्टिक व्यूज आप क्या करेंगे, वहां पर डिले शो करेंगे। प्रिकॉशंस को देखने में कि हम, मैं कुछ प्रिकॉशंस यूज करूं कि हाँ मुझे लॉस ना हो, इस वजह से कहा गया कि डिलेड प्रिपरेशन।
आप उन सरकमस्टांसेस को देखना ही नहीं चाहते, समझ पा रहे हैं, आप तैयारी नहीं कर पाएंगे, है ना। तो ये रीजन है ओवर ऑप्टिमिस्टिक होने का, नुकसान है आप सभी को, रीजन नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट आता है डिसअपॉइंटमेंट एंड फ्रस्ट्रेशन। जब आपको पता चल जाए कि मैंने 10 रुपए का खरीदा है और वो 50 रुपए नहीं गया बल्कि आपने 7 रुपए पे सेल करना पड़ा या वो 0 हो गया, तो आपकी जो एक्सपेक्टेशन थी वो अब कंप्लीट नहीं हुई। हम सिंपली अगर कहें तो अनमेट एक्सपेक्टेशन, आपकी एक्सपेक्टेशंस नहीं पूरी हुई और इसी वजह से आपको क्या होगी, वहां पर डिसअपॉइंटमेंट फील होगी, फ्रस्ट्रेशन आपके अंदर होगी, हो सकता है स्ट्रेस और डिप्रेशन से भी आप ग्रस्त हो जाए, है ना। सो कैसे ये अफेक्ट करती है हमें, होता है ना डिफिकल्टी एक्सेप्टिंग सेटबैक्स। अब आप ये एक्सेप्ट करने के मूड में ही नहीं है भाई कि यार मुझे लॉस हुआ तो कैसे हुआ, आप एक्सेप्ट कर ही नहीं रहे हैं अपनी फेलियर को, तो ये भी एक चैलेंज है, रिस्क है, समझ पा रहे हैं। नेक्स्ट वन इज द एक्सटर्नल एट्रीब्यूट। अब आपने क्या किया, अरे यार मेरा तो लक ही खराब था, मेरी किस्मत में ही आज पैसा नहीं था, सुबह ही पंडित जी ने बताया था। तो आप एक्सटर्नल फैक्टर्स की ओर जा रहे हैं और क्या कर रहे हैं, लक और कोइंसिडेंस रादर देन देयर ओन एफर्ट। आप ऐसा बिल्कुल नहीं कहते कि ये मेरी लापरवाही की वजह से गया है, ठीक है, मैंने प्रिकॉशंस नहीं किए इस वजह से मुझे लॉस हुआ, अदरवाइज मैं इन सरकमस्टांसेस से बच सकता था। और जब आप ऐसा करते हैं ना तो आप इन फ्यूचर इन चीजों में बार बार आप क्या कर जाते हैं, इनमें इन्वॉल्व होना शुरू हो जाते हैं। इन फ्यूचर भी आप शेयर मार्केट में जब इन्वेस्ट करेंगे आप किसके आधार पे करेंगे कि लक अगर आज मेरा होगा तो मैं पैसे निकाल के जाऊं, समझ पा रहे हैं। होपफुली एग्जाम्पल यहाँ पर बिल्कुल फिट बैठा है और हर एक टर्म आपको यहाँ पे क्लियर हो गई है। अब बात करते हैं होप की, क्या आपको उम्मीद है कि आपको उम्मीद समझ आ जाएगी, आप होप समझ पा रहे हैं, चलिए समझते हैं। होप और ऑप्टिमिज्म को, होप को शुरू करने से पहले ही मैं दोनों के बीच का डिफरेंस बता देता हूं। हमने क्या किया, ऑप्टिमिज्म किया, जहां पर ऑप्टिमिज्म इज मोर अबाउट ए जनरल पॉजिटिव आउटलुक। देखिए जनरल आपका देखने का नजरिया पॉजिटिव चीजों को, पॉजिटिव एस्पेक्ट ऑफ लाइफ को, समझ पा रहे हैं। अब ये क्या कहता है, इट इज बिलीव दैट थिंग्स विल जनरली टर्न आउट वेल। आखिरकार ऐसा होगा, अल्टीमेटली आपके साथ अच्छा ही होगा, पॉजिटिव आउटकम आप सोचते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम एग्जांपल लेते हैं, ठीक है, पहले होप की डेफिनेशन भी पढ़ लेते हैं भाई, है ना। होप इज कैरेक्टराइज्ड बाय डिजायर फॉर समथिंग पॉजिटिव टू हैपन एंड एक्सपेक्टेशन। डिजायर को हिंदी में क्या बोलते हैं भाई, इच्छा, आशा, है ना। हम इनको इंटरचेंजेबली यूज करते हैं, सभी करते हैं, मैं भी करता हूं, आप भी करते हैं, कि डिजायर आपकी क्या है और एक्सपेक्टेशन क्या है, ये अलग है। देखिए मान लीजिए आपकी डिजायर है कि आप IAS बने, ठीक है, और एक्सपेक्टेशन क्या है कि उम्मीद, हम कहेंगे एक्सपेक्टेशन आ सकता है, आप उम्मीद अगर आप कहें तो होप आप कहेंगे कि फिर आप इंटरचेंजेबली यूज करें, भाई ऐसा होता है, ठीक है। और आपको एक्सपेक्टेशन क्या है कि IPS तो क्लियर हो जाएगा, IAS में थोड़ा सा मुझे डाउट है, डिफरेंस समझ पा रहे हैं। डिजायर है IAS लेकिन एक्सपेक्टेशन है IPS, मार्क्स की, समझ पा रहे हैं, रिलेट कर पा रहे हैं टर्म्स को, है। तो उसके बाद हम क्या करते हैं, ऑफन अकम्पेन्ड बाय ए फीलिंग ऑफ अनसर्टेनिटी। यहां पर हमें पता होता है कि कितने चैलेंजेस है लाइफ में, ठीक है, दैट इट माइट नॉट बी नेसेसरी हैप्पन। जरूरी नहीं है कि IAS का ही रिजल्ट आए, IPS हो सकता है IPS क्लियर हो जाए। आप यहाँ पर चैलेंजेस को, आपको पता होता है कितनी डिफिकल्टीज हैं इस रास्ते में, तो फिर आप डिजायर एक्सपेक्टेशन के बीच में आप जो करते हैं ना, वो होप है, समझ पा रहे हैं। अभी और भी आपको क्लियर हो जाएगा जब हम एग्जाम्पल को समझेंगे। देखिए अब यहाँ पर कहते हैं कि इमेजिन क्लाइंबिंग ए माउंटेन, पहाड़ चढ़ना आपको, ठीक है, यू डिजायर टू रीच द समिट, आपकी इच्छा है कि आप शिखर तक पहुंच जाएं, ये है पॉजिटिव एक्सपेक्टेशन। ऐसा हम कह सकते हैं पॉजिटिव एक्सपेक्टेशन कि हाँ वहां पर हम चढ़ जाएंगे भाई, पहाड़ को हम क्लाइम कर लेंगे, है ना। बट एक्नॉलेज दैट, आपको पता है भाई चैलेंजेस एंड अनसर्टेनिटी इन्वॉल्व, अनसर्टेनिटी आप बिल्कुल अच्छी तरह वहां पर जानते हैं, लेकिन आप यहाँ देखिए आपके अंदर इच्छा है, डिजायर है, इस वजह से आप क्या करेंगे, वहां पर काम करना शुरू कर देंगे, हो सकता है आप शुरू हो जाए, ठीक है।
लेकिन ऑप्टिमिस्टिक क्या कहता है, ऑप्टिमिस्टिक पर्सन या ऑप्टिमिज्म क्या कहता है, इज ए जनरल बिलीव दैट यू हैव द स्ट्रेंथ एंड एबिलिटी टू क्लाइंब द माउंटेन। आपका देखने का नजरिया, अगर आपको कोई फ्रेंड कहता है क्या तुम यार ये माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई कर सकते हो, तो यार डेफिनेटली कर सकता हूँ, इसमें क्या बड़ी बात है। समझ पा रहे हैं, यहाँ पर उसने अभी कुछ करना कुरना नहीं है भाई, ठीक है। यहाँ पर सिर्फ है जो क्या कर रहा है, बातें ही बात चल रही है यहाँ पे, ठीक है। तो पॉजिटिव आउटलुक, उनका देखने का नजरिया, ठीक है। और जो ऑप्टिमिज्म है ना, ये हमें हमारे गोल्स तक पहुंचने में काफी हेल्प करता है। इट फ्यूल्स यू कॉन्फिडेंस एंथुसियाज्म ड्यूरिंग द क्लाइंब बट इट डजंट गारंटी रीचिंग द समिट। यहाँ पर कोई गारंटी है नहीं कि आप समिट तक पहुंचोगे, ठीक है। अब आपको समझ आया क्या डिफरेंस है होप में, क्या डिफरेंस है ऑप्टिमिज्म में। ऑप्टिमिज्म इज द पॉइंट ऑफ व्यू, हम कह सकते हैं पॉजिटिव आउटलुक टुवर्ड पॉजिटिव एस्पेक्ट ऑफ लाइफ, बट होप इज ए डिजायर एंड एक्सपेक्टेशन अबाउट समथिंग। अंडरस्टैंड, समझ में आ रही है, लेकिन दोनों पॉजिटिव है। अब एक गजब का कॉन्सेप्ट है भाई स्नाइडर्स होप थ्योरी। मुझे गजब क्यों लगता है अभी देखते हैं। इसका जो पूरा का पूरा फोकस है वो कहाँ है, पॉजिटिव साइकोलॉजी दैट एक्सप्लेन द रोल ऑफ होप इन ह्यूमन मोटिवेशन एंड वेलबींग। जो होप है अभी मैंने बताया वो ह्यूमन मोटिवेशन में और वेलबींग में कैसे कंट्रीब्यूट करती है ये बताता है। इट डिलीव्स इनटू कॉग्निटिव एंड इफेक्टिव एलिमेंट दैट कंट्रीब्यूट टू होपफुलनेस। कॉग्निशन हमारा और इफेक्टिव एलिमेंट कैसे होपफुलनेस को कंट्रीब्यूट करेंगे ये भी बताएगा। तो चलिए 3 पॉइंट है यहाँ पर समझने के। पहला है भाई गोल ओरिएंटेड थिंकिंग, सेकंड इज द पाथवे थिंकिंग, थर्ड वन इज द एजेंसी थिंकिंग। वापिस आप आ जाइए रुचि के पास। रुचि ने क्या किया, देयर आर 26 स्कूल्स जहां पर अभी उसको इंटरव्यू देना है, ठीक है। तो गोल ओरिएंटेड प्रॉब्लम क्या होती है, जब हमारे पास ना गोल नहीं होता कोई भी, समझ रहे हैं। अगर आपके पास ना कोई भी लाइफ में गोल है कि हाँ मुझे काउंसलर बनना है, ठीक है, रुचि को भी आप अभी के लिए ड्रॉप कर दीजिए वहीं पर। आपने सोचा कि मुझे काउंसलर बनना है, ठीक है, तो स्पेलिंग मिस्टेक, काउंसलर बनना है आपको, ठीक है। अभी आप देखिए, आप मान लीजिए आपने 10+2 पास किया है, ठीक है, तो आपने क्या किया, सबसे पहले ग्रेजुएशन किया। ग्रेजुएशन के बाद आपको पता चला कि मुझे मास्टर्स करना होगा, ठीक है। अब मेरा आप कहने का यहाँ पर तरीका है जो भी है भाई, आप उसको समझने की कोशिश करना। गोल ओरिएंटेड थिंकिंग जो फर्स्ट है ना, हमारा पहला जो एम होना चाहिए वो आइडेंटिफाइंग द गोल व्हाट वी वांट टू अचीव, ठीक है। आपको क्या अचीव करना है, यू वांट टू बी ए गुड काउंसलर, दैट्स इट, यू हाँ दिस इज योर गोल, ठीक है। सो काउंसलर आपका गोल है। नेक्स्ट कहता है कि पाथवे थिंकिंग, ट्राइंग टू फाइंड आउट द अल्टरनेटिव जो आपकी हेल्प करेंगी काउंसलर बनने में, जैसे कि मास्टर्स डिग्री, ठीक है, उसके बाद कोई पीजी डिप्लोमा या सर्टिफिकेट कोर्स, ट्रेनिंग, ये सभी क्या है, अल्टरनेटिव से पाथवेज है जिनकी हेल्प से आप जितना जल्दी हो सकता है काउंसलर अच्छे बन सकते हैं, ठीक है। सो दिस इज द पाथवे थिंकिंग, ये आपने अभी डिजाइन किया है, समझ रहे हैं। एजेंसी थिंकिंग सबसे इंपॉर्टेंट है, इसके दौरान आपको कॉन्टिन्यूअसली वर्क करना होता है, जैसे कि मास्टर्स की, पीजी डिप्लोमा, फिर आपने सर्टिफिकेट कोर्स, फिर 1 साल ट्रेनिंग और फिर आपने क्लिनिकल। मीन्स जो आपने स्टेप्स यहाँ पर बनाए हैं उन पर आपको चलना होगा, कंसिस्टेंसी, समझ रहे हैं। आप चलते थियरी पर। The first component emphasize the importance of having clearly defined goals and aspiration. This involve understanding what you want to achieve and focus on these desire. Understand? अब मुझे समझाने की जरूरत नहीं है। Pathway thinking is a component revolve around the identifying different pathways or strategies to achieve your goals. ठीक है। अब आप क्या करेंगे, नंबर ऑफ यहाँ पर पैटर्न बनाएंगे, चार्ट बनाएंगे, हाँ मुझे इसके बाद ये करना है। एजेंसी थिंकिंग कहती है फोकस ऑन बिलीव्स इन योर ओन एबिलिटी। जो आपने भी ये पैटर्न की अपनी एबिलिटीज में फोकस कीजिए, बिलीव कीजिए वहां पर, और इनिशिएट एंड मेंटेन द एफर्ट रिक्वायर्ड टू अचीव योर गोल। जितने भी एफर्ट्स वहां पर रिक्वायर्ड है वो आप सभी करिए और अपने गोल को अचीव कीजिए। तो दिस इज द स्नाइडर्स होप थियरी। होपफुली यू अंडरस्टैंड क्या कहती है भाई स्नाइडर्स होप थियरी। हो सकता है एग्जाम में 2 मार्क्स में नहीं, 3 पॉइंट है तो 2 मार्क्स में नहीं आएगी, होपफुली शायद आ भी जाए। तो बेनिफिट्स की बात करते हैं। बेनिफिट्स आप अभी ये अपने आप पढ़िएगा भाई, ठीक है। इंक्रीज रेजिलियंस वही है, ठीक है। मोटिवेशन, गोल परस्यूट, वेलबींग, रिलेशनशिप स्ट्रॉन्ग होना,
फिजिकल हेल्थ यहाँ पर आपका एनहांस हो जाता है, क्रिएटिविटी, प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड सेंस ऑफ एजेंसी एंड कंट्रोल। कि आप इतना कुछ कर रहे हैं, आप इतना पॉजिटिव, आपने नेगेटिव एस्पेक्ट्स को देखा, उनके रेशियो में आपने पॉजिटिव को देखा, फिर आप मतलब हम कहें ना, अगर भाई इतना मोल भाव करने के बाद आप जो पॉसिबल है कि आप सही डिसीजन ही लेंगे। ठीक है, अब आपको फॉल्स होप से बचना है। भाई फॉल्स होप क्या होगी? अनरियलिस्टिक होगी। ट्रू होप इज अ थॉट टू हैव ए बेसिस इन रियलिटी, जो रियलिटी बेस्ड होती है। ठीक है, और फॉल्स होप जो अनरियलिस्टिक होती है। दैट्स इट। अब कुछ यहाँ पर कैरेक्टरिस्टिक्स भी बताए गए हैं। क्या क्या रीजन है, कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं, क्या रीजन है। भाई जब हम इल्यूजन करते हैं, मीन्स जब हमारी एक्सपेक्टेशन, मान लीजिए आपने क्या कहा, मैंने 10 रुपए का शेयर खरीदा और आज ही इसका रेट 2000 रुपए हो जाए, दिस इज द अनरियलिस्टिक और इल्यूजन बेस्ड एक्सपेक्टेशन। ठीक है, अनरीजनेबल गोल्स आर चेज्ड, है ना। इनएडिक्वेट अप्रोचेस, आप डिफरेंट अप्रोचेस यूज करें, जो आपके गोल्स हैं वो, उसके लिए आपको रास्ता कोई और चूज करना हो डायरेक्टली, तो ये सभी फॉल्स होप लेके आती हैं। ये रीजन है फॉल्स होप के। तो होपफुली यू अंडरस्टैंड, होपफुली मैं सक्सेसफुल रहा हूँ इस कंटेंट को इंटरेस्टिंग बनाने में। अगर आपको कंटेंट जरा भी अच्छा लगे तो फीडबैक जरूर दीजिएगा। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव ए नाइस डे।